A1। तो इसमें कह रहा है कि E, G and N represent the magnitude of electromagnetic gravitational nuclear forces between two protons at a given separation। वन फर्मी, अब देखो वन फर्मी मीटर है तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे यहाँ। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों फंडामेंटल फोर्स है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर उससे भी कम वैसे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक और होता है, लेकिन यहाँ वो है नहीं। तो सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नीट्यूड में, वो सबसे कम होती है ग्रेविटेशनल की। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। क्लियर? तो फंडामेंटल चार फोर्स हैं, फोर फोर्सेस हैं फंडामेंटली। अगर हम लोग देखें तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको कहते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड है न्यूक्लियर वीक फोर्सेस, एंड फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास में A3, the stable nucleus that has a radius 1/3 that of। अच्छा, तो यहाँ आप यहाँ देखिए इसको, यानी इसमें A की वैल्यू क्या दिया आपने को, 189 दिया है, तो इसकी 1/3 है। तो देखो R इक्वल टू R0 A2 पावर 1/3 होता है। तो यहाँ रखो आप इसमें, तो R0 189 और इसकी पावर 1/3, ये कौन बताएगा? इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसका क्यूब रूट है भाई ये इस 7 का क्यूब रूट है क्या? नहीं, 7 का तो नहीं। किसका क्यूब रूट है? इसका क्यूब रूट क्या होगा? मतलब किसका क्यूब करेंगे तब अपने को ये मिलेगा, बताइए। E into 7 raised to 1/3। इसका 5.7 ना? तो कितना आ रहा है? 5.7 है ना, या 5.74 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। सॉरी, इसका ही आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से? तो हमारे पास में ये कह रहा है कि द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज रेडियस 1/3 दैट ऑफ दिस वन, यानी R/3 इक्वल टू R डैश है। तो ये हो जाएगा R0/3 5.74 और इक्वल टू, मेरे ख्याल से इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ये क्या होना चाहिए? R0 A2 पावर 1/3 होना चाहिए। तो R0 से तो R0 कैंसिल आउट हो गया मेरे ख्याल से। ऐसा करते हैं, 189 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया? 3 है ना। और ये इक्वल टू हमारे पास में, एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा अंदर जाएगा, तो 189/27 और इसके पावर 1/3। तो देख लो इससे क्या आ रहा है। तो A इक्वल टू आ रहा है 9 से कितनी बार जाएगा? 21, 9 से 3 तो 7 आ रहा है। तो ये आंसर है। ये करने की भी जरूरत नहीं थी वैसे, इसका मतलब लिथियम आ गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका। ओके, तो
ऐसे ही था, कैलकुलेशन करनी थी और क्या। तो A1 हो गया, A3 हो गया, उसके बाद में B1 B2 B3। चलिए करते हैं, लिख लीजिए। masses of nucleus, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दिया हुआ है अपने को। ओके, if nucleus has been divided into neutrons and protons, तो सिंपल सी बात है कि क्या आंसर हो जाएगा भाई हमारे पास में। तो थर्ड ऑप्शन सीधा सीधा दिख गया यार। कैसे दिख गया बता देते हैं आपको, ये तो लिख लिया आप लोगों ने ना। तो B1 का तो थर्ड ऑप्शन दिख गया मुझे। कैसे भाई, न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, इसका मास m है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनमें बिखर जाएगा, एक तरह से सेपरेट हो जाएंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये हो गया हमारे पास में mc² प्लस इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में ZMP इंटू C² प्लस A-ZMN, ये हमारे पास में। तो आप यहाँ देखो, ये क्वांटिटी इससे बड़ी है कि नहीं, यानी इसका मतलब हुआ कि ZMP है ना प्लस A-ZMN जो है ग्रेटर देन M है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है वो तो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में B2। एज द मास नंबर A इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। तो क्या होता है, वेरीज, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमने A और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ऐसा ग्राफ अपने को मिला। तो इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम नहीं, तो ये 1 2 3 तो वैसे नहीं, वेरीज इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए। हाँ मतलब सिंपल है, फोर्थ ऑप्शन है ना, वो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू क्या है, यानी पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हीलियम है ना, हीलियम है, हीलियम में क्या होता है, इसका ज्यादा होता है किसके, लिथियम के कंपैरिजन में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हीलियम की न्यूक्लियस के लिथियम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। फिर उसी तरह कार्बन ले लो, है ना, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का क्या होता है 6C12, वो ज्यादा होता है। फिर ऑक्सीजन ले लो, है ना। तो इसलिए भी ये भी नहीं कह सकते कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। इसलिए वेरीज इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए। ठीक, नेक्स्ट बना लो इसको जल्दी से। उसके बाद ये जो पीक है, हम नेक्स्ट वाला पीक मैंने देखा है, दरअसल ये ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग है ना। तो इनके नेबर के करस्पॉन्डिंग इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती, ज्यादा होती। उसका रीजन मैं समझाता हूँ क्यों होती। देखो होता क्या है, यहाँ भी आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं, मालूम है। तो यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ देखो दो, इसमें क्या है, दो दो प्रोटॉन है, तो इसमें भी दो न्यूट्रॉन है ना। तो ये हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर एक तरह से। तो हाई, ये जब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, भले इसके नेबर के कंपैरिजन में बात करें। फिर उसी तरह कार्बन का देखो आप, ये हीलियम 2 4, इसके लिए ये न्यूट्रॉन के लिए लिखा है, ये प्रोटॉन के लिए लिखा है। उसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि एक बार वैसे KVPY के इंटरव्यू में पूछा था, वैसे तो आया नहीं, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें तो आता नहीं ना, मेंस में आया ना एडवांस में आया, क्योंकि वैसे भी हमारे कोर्स में नहीं है ये वाला जो पार्ट है ना, जो मैं न्यूक्लियस का बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ आपको।
तो इसमें क्या होगा, इसमें 6 है तो 1 2 3, ठीक है। और ये भी हाईली स्टेबल है। तो ये प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है ना। तो ये भी स्टेबल है, तो इसके नेबर के कंपैरिजन में, यानी कार्बन के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन ही होगा ना भाई, 7 उसी का होता है ना। तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, कार्बन 612 का वो ज्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह इसका देखो आप, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, 9 किसका होता है, क्लोरीन का ना, किसका होता है, अरे भाई जेड जेड इक्वल टू 9 किसका होता है, तो फ्लोरीन का। फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में इसकी ऑक्सीजन 8 12, इसके सॉरी 16, इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि इनका स्टेबिलिटी लेवल क्या है, ज़्यादा है, ठीक। क्यों है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड स्टेट में है। हमारी बात सुन में, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कंप्लीटली फिल्ड स्टेट है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं इनके नेबर के कंपैरिजन में, ठीक है। चलो भाई लिख लिया होगा ये तो। नेक्स्ट B3, which of the following is a wrong description of binding energy of a nucleus? तो ये कह रहा है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता ही है तो बिल्कुल सही है। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फ्री न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज द सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इट्स न्यूक्लियस माइनस द, ये भी सही है। इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, नहीं, ये तो गलत हो गया ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, सीधा सीधा दिख गया है तो, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं, तीनों जो पार्ट है वो सही है। नेक्स्ट 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 हमारे पास में B3 वाला हो गया। डी में नहीं है किसी को, सी में है। सी में कौन सा बताना, C4 C5, C4 C5, C4 C5 तो इसमें है ही नहीं। ये कहाँ से पूछा आपने हेमंत, लक्ष्य? अच्छा, तो ये नहीं है। अच्छा क्या बताना मुझे, डी में भी नहीं है, ई में बताना है मुझे। ई का क्या बताना है, E1 E5 बताना है, E1 E5, E1 E5। E1 क्या कह रहा है, मास ऑफ द fissionable material is less than the critical mass, then तो फिर आप ये देखो, फिशनेबल जो मटेरियल है उसका मास क्रिटिकल मास से कम होता है। तो यार ये एक बार आप अपनी स्टेट बोर्ड की बुक से और एनसीईआरटी से एक बार देख लो भाई, जो सीबीएसई वाले हैं वो एनसीईआरटी से देख लो, है ना। तो मेनली वैसे तो जो बी ऑप्शन नंबर 2 है ना वो सही दिया है इसने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चेन रिएक्शन के लिए क्रिटिकल मास से क्या होना चाहिए, दरअसल मास ऑफ फिशनल मटेरियल इज लेस देन, जो क्रिटिकल मास है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा, थोड़ा क्या, उससे ज्यादा होगा तो चेन रिएक्शन भी होगी, ठीक है। और फिशन होता है तो फिशन होने के पीछे ये नहीं कि मास ज्यादा है कि कम, नहीं। फिशन होने के पीछे रीजन मेनली तो यही है कि जब जैसे यूरेनियम 92 235 पर सोलो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं तो यूरेनियम 92 236 बनता है, और ये हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, फिर ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो मास से लेना देना नहीं उसका डिसइंटीग्रेशन से, लेकिन चेन रिएक्शन के लिए क्रिटिकल मास इन्होंने लिया है। उससे कम अगर मास है तो चेन रिएक्शन नहीं होती है, उससे ज्यादा होगा तभी चेन रिएक्शन होती है। अगर इक्वल हो गया तो फिर वो उसमें वैसा माना जाता है कि जितना आ रहा है उतना बन रहा है ना। तो ब्लास्ट नहीं होता उस केस में, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन क्रिटिकल मास से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए तभी वो फिजिबल है, ठीक। E5, 2 lithium
nuclei in a lithium vapor at room temperature do not combine to form a carbon, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या रीजन है? हाँ तो हो गया ना, वही तो थी बात, मैंने बताया था ना आपको, उसमें ड्यूटेरियन के केस में बता रहा था मैं आपको, दोनों को एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से एग्जांपल 21 कुछ था, है ना। तो रिपल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वही तो रिपेल करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे 10⁻7 टू 10�9 केल्विन, तो वो दोनों क्या करते हैं? पास आ जाते हैं, और उनकी जो रेंज हो जाती है 2 फेम्टोमीटर के उसमें आ जाते हैं वो रेंज में, तो फिर क्या होते हैं? फ्यूज हो जाएंगे, तो पॉसिबल है। तो आंसर हो गया 4, E6। चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फिशन देन इन फ्यूजन। मालूम है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सॉल्व मतलब एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज में आप करोगे तो वहां मालूम है, इसका क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि किसका क्या होता है। वैसे तो जो आंसर इसने दिया वो सही है ना, लेकिन वो क्वेश्चन आपको ये बता देता है कि किस में एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो ये क्या पूछ रहा आपने? चूज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तो ये कह रहा है कि एनर्जी रिलीज पर मास इज मोर इन फिशन देन इन फ्यूजन, ठीक है। फिर कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज पर एटम इज मोर देन इन फ्यूजन, मोर देन इन फ्यूजन दैट इन देन इन फिशन। फिर कह रहा है कि एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन एंड दैट पर एटम इज मोर इन फिशन। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जब फ्यूजन की बात करते हैं तो dt जो रिएक्शन है ना, उससे आप समझ सकते हो, dt जो रिएक्शन है। और यूरेनियम 235 पर जब स्लो बम्बार्डिंग की जाती है तो वहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑन एवरेज जो एनर्जी वहाँ रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो पर एटम की जब बात करते हैं फिशन में, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय पर एटम की बात करेंगे कि एक एटम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम की वजह से, यही मतलब हुआ ना वहाँ। पर रिएक्शन एक ही एटम यूज हो रहा है एक तरह से, यानी एक ही न्यूक्लियस यूज हो रहा है ना। तो ये कह रहा है कि द एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन दैट पर एटम इज मोर इन फिशन। तो उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं पर यूनिट मास की बात करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? वैसे तो इस क्वेश्चन को कैसे बताएं? एक मिनट में, पहले और भी क्वेश्चन है क्या? अच्छा यही क्वेश्चन है ना लास्ट, चलो फिर कर ही लेते हैं ना। E6 में मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, देखो 1H2 प्लस 1H2 को मान लो हमने मिलाया, क्या मिला? 2He4 मिला। मान लो ये रिएक्शन की मैं बात करूँ, है ना, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ये कब होगा? जब हाई टेम्परेचर होगा। तो पहले एक मिनट इनकी एनर्जी देख लूँ मैं, इनकी एनर्जी कैसे देखूंगा? ये सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें मास देखना पड़ेगा मुझे, मास कितना होता भाई। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, तो यहाँ देखो एनर्जी मिलेगी अपने को ना, तो क्यू वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्यू वैल्यू कैसे देखोगे आप? इसका मास कितना है? तो 2.01410 U इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस हीलियम, हीलियम का कहाँ गया भाई, ये रहा 4.002603 U, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे C² से, है ना।
इसके करस्पॉन्डिंग ये, लेकिन एनर्जी उसमें नहीं है अभी, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 u c² इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ। इसको सॉल्व करें। एक मिनट, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, पहले इसको कर ही देता हूँ मैं। तो 2 इंटू 2.01410 माइनस 4.002603, ये हमारे पास में आ गया भाई। यानी कितना आ गया, 0.02617, और इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 931.5, यानी कितनी एनर्जी आएगी, 24.377 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ देखो, अगर पर एटम यहाँ जाओगे ना आप, पर एटम देखो कितनी एनर्जी, यानी पर रिएक्शन इतनी एनर्जी है ना, ये हो गया पर रिएक्शन। तो इसमें देखो कम आ रही है ना, पर रिएक्शन एनर्जी रिलीज्ड कितनी आ रही है, 24.377 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि 2 से इतनी मिली ना, पर न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यानी एक तरह से पर एटम की बात कर रहा है। तो इसको 80 कर लेते हैं ना, बाई 2 कर देते हैं, तो 12.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ देखो, पर एटम की अगर हम बात करें तो कितनी एनर्जी मिल रही है, देखो 12.19 मिल रही ना, है ना। और अगर उसी में आप जाओ देखो कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर रहे हैं किस पर, यूरेनियम 92 235 पर, तो ये हाईली अनस्टेबल 236 बनता है, फिर डिसइंडिकेट होता है। तो इसमें जो एनर्जी मिलती है अपने को, प्लस न्यूट्रॉन भी मिलेंगे यहाँ, है ना, कितने मिलेंगे नहीं मालूम, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस एनर्जी। तो दरअसल ये एनर्जी मिलती है इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी मिलती है। तो देखो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एटम कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितनी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही। तो पर एटम किस में ज़्यादा मिलेगी, है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, कुछ तो गड़बड़ किया है क्या। Energy release per unit mass is more in fusion and that per atom is more in fission. क्लियर है। तो पर एटम तो इसमें ज्यादा मिलेगी, क्लियर, ये तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये लिख लो पहले। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट तो समझ में आ रहा है कि पर एटम फिशन में ज्यादा मिलेगी। फ्यूजन का भी अभी, ये तो फिशन में देख लिया हमने, अब मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको देखो पर यूनिट मास का भी दिखाता हूँ मैं आपको, लिखो इसको। ये डी रिएक्शन होती है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। है ना। अब यहाँ देखो पर यूनिट मास की बात कर लेते हैं। तो पर यूनिट मास के लिए अगर मैं जाता हूँ, दोनों का मास मान लो मैं सेम ही लेता हूँ, है ना, दोनों के मास क्या लेना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा सैंपल का। वैसे तो वहां भी क्वेश्चन दिया, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। तो दोनों का मास मैं सेम ले लेता हूँ, है ना।
ये डी रिएक्शन के लिए, और ये यूरेनियम 92 235 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मान लो। या 236 ले लो, 236 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये डिसइंडिकेट होगा, ठीक। तो डी रिएक्शन में आपने देखा कि दोनों का मास अगर सेम है मान लो, तो क्या लिखोगे भाई, एक का 12.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो m/2 ना, ये लिखोगे, इनटू Na करोगे, तो यानी इतने मोल्स हो गए, इनटू कितना हो गया, 12.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी हुई हमारे पास में। यानी इसका मतलब एनर्जी बाय m करोगे ना इस केस में, तो इसको E1 ले लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो E1/m कितना आ गया, Na/2 इंटू 12.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। इसका देखो अब आप, इसका कितना, इसका भी m/, लेकिन क्या करोगे 235 करोगे, इंटू Na इंटू 200 करोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान लिया मैंने, ये E2 है, तो देखो यहाँ E2/m करो, कितना आ रहा है, Na इंटू 200 आप देखो यहाँ कितना आ रहा, 235। कौन ज्यादा है बताइए इसमें, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा ना हमारा। क्लियर है? ठीक है ना, लिख लो इसको। आपने वो कुछ एग्जांपल किए वे ऑप्टिक्स के, जो छोड़ देते मैंने, अगर चाहो तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। किसी ने भी नहीं किए क्या? हम्म वे ऑप्टिक्स के किए क्या? नेक्स्ट क्लास तक कर लो। चलो नेक्स्ट हमारे पास में थिन फिल्म है ना, का इंटरफेरेंस क्या होगा, थिन फिल्म से कैसे इंटरफेरेंस होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पर कई बार क्या होता है कि जैसे पेट्रोल, या पेट्रोल तो फिर तुरंत उड़ जाता है, उसकी जगह मान लीजिए डीजल पड़ा है मान लो, तो आपने देखा, या ऑयल पड़ा हुआ है मान लो, है ना, सड़क पर पानी है मान लो, ऑयल पड़ा हुआ है, तो आपने जब उसको देखते हो तो आपको क्या होता है, कई सारे कलर्स नजर आते हैं। आपने देखा हो कई सारे कलर्स दिखते हैं सड़क पर, है ना, क्योंकि ऑयल जो पड़ा रहता है वहाँ। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, दरअसल वहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, मालूम है। उस इंटरफेरेंस की वजह से, यानी जो ऑयल की जो पतली सी जो लेयर है ना वाटर के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, उसकी वजह से वो कलर्स दिख रहे हैं अपने को वहाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपने को नजर आते हैं। उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। लिख लिया नहीं सबने? हाँ सर। तो कोशिश करूंगा कि आज कंप्लीट हो जाए ये, ताकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलास्टिसिटी विस्कोसिटी। कोशिश जारी है मेरी भी। ज्योमेट्रिकल पाथ हो गया तो ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास में वे ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स। जैसे आपने देखा होगा, जो जिनके स्पेक्स लगे हैं, तो आप देखो कि किसी भी शॉप पे जाओगे तो बोलता है कि
आपको उस पे एक लेयर बताता है कोई, तो मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं तो पहनता नहीं, लेकिन सुना है मैंने ऐसे ही, किसी को बना रहा था वो, मैं सुन रहा था। तो वो कहता है कि ये एक पतली सी लेयर है इसके ग्लास के ऊपर। तो वो क्या है कि वो पतली सी लेयर ऐसे बताएगा, रिजल्ट शायद ऐसा होगा।